तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, किसने इसको बनाया था, और एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम भी रन करा के आपको दिखाया, सम ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद अगला है पाइथन वर्जन्स और फिर टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके ये थ्योरी पार्ट है। इस थ्योरी पार्ट को आप लोग अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं इसको बता देता हूँ, मेथड्स टू इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। ओके, तो आप गूगल क्रोम पे जाइए और उस पर सर्च कीजिए पाइथन डाउनलोड फॉर विंडोज, जो भी आपका कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये python.org, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आपको कई सारे वर्जन्स मिलेंगे। देखिए वर्जन्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपका व्हाट्सअप है या कोई भी दूसरा ऐप है, तो उसमें नए नए फीचर्स आते जाते हैं, तो वो अपडेट होता जाता है। आप देखते होगे ना मोबाइल में कि नए नए आपके वर्जन्स आते जाते हैं, हर एक महीने पे या 1.5 महीने पे आपका जितने भी ऐप हैं वो आपका अपडेट हो रहा है। तो वर्जन्स आने का मतलब है कि उसमें नए नए फीचर ऐड होते जा रहे हैं। उसी तरीके से पाइथन में जब नई नई लाइब्रेरीज ऐड होती जाती हैं तो उसमें नए नए वर्जन्स आते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये दिखा रहा है कि 3.7 जो है का मतलब ये डेट है, इस डेट को इसको रिलीज किया गया था। फिर 3.8 आया, कुछ इसमें नए लाइब्रेरीज आए, तो फिर ये आपका है। फिर 3.9 में ये है, फिर 3.10, फिर 3.11, ऐसे करके तक किया गया। तो हम लोग 3.7 में वर्क करेंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। जितने भी उसमें आपका जितना भी कोर्स पे मेंशन है वो सब 3.7 में प्रेजेंट है, सारे लाइब्रेरीज प्रेजेंट है। तो इस पे क्लिक करिए, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए 3.7 आपका है, 3.7.0 नए नए कई सारे वर्जन्स हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पाइथन 3.7.1, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, इस पर। ठीक है, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल यहाँ पे आ गई। इस एप्लीकेशन फाइल जो है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपका पाइथन इंटरप्रेटर है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बता ही दे रहा हूं, बस ये इंस्टॉल हो जाए। इंस्टॉल हो रहा है, 1 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट लगता है इंस्टॉल होने में। छोटा सा एप्लीकेशन फाइल है ये। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, सेटअप वाज सक्सेसफुल, ये आपका इंस्टॉल हो गया। और अब आप जब यहाँ पे जा क्लिक IDLE करेंगे, पाइथन IDLE आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, प्रोग्राम लिस्ट में जाएंगे तो पाइथन 3.7 यहाँ पे आपको IDLE दिख जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इंटरेक्टिव मोड ओपन होगा। ये आपका इंटरेक्टिव मोड स्क्रीन ओपन हो गया, और इस पे आप क्लिक करेंगे, न्यू फाइल करेंगे तो ये आपका स्क्रिप्ट मोड आ गया। तो दोनों मोड स्क्रीन आपका देखिए यहाँ पे आ गया। अब बात आती है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। आपके यहाँ पे टॉपिक में ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया आपका, हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, देखिए बहुत बेसिक चीज समझिए। कंप्यूटर आपका एक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर इज अ मशीन। और हर मशीन की तरह ये भी सिर्फ एक भाषा समझता है, ऑन की और ऑफ की। जैसे आप अपने पंखे से घंटों बात कर लीजिए कि बाप बंद हो जाओ भाई बंद हो जाओ, वो नहीं बंद होगा। जब उसको आप स्विच ऑफ करेंगे तब वो बंद होगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी एक मशीन है जो ऑन और ऑफ की भाषा समझता है। तो इसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। ऑन को बोला जाता है 1, ऑफ को बोला जाता है 0। 1 और 0 की भाषा को बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। तो आप जैसे जब आप 42 टाइप कर रहे हो तो इसको ये 1 और 0 में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर। जब आप A प्रेस करते हो तो ये 1 और 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कहोगे सर ये कैसे होता है, तो मैं 1 मिनट इसको भी बता देता हूं। देखिए जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ABCD हैं, ठीक है, तो पहले इंग्लिश अल्फाबेट्स की बात आती है। तो जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4,
इसको एक कोड में कन्वर्ट किया गया है, एक कोड में कन्वर्ट किया गया है। उस कोड का नाम है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड के मुताबिक कैपिटल ए का जो कोड है वो 65 है, कैपिटल बी का आपका कोड है 66 है, कैपिटल सी का 67 एंड सो ऑन। स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल बी का 98 है, ऐसे करके 99 है, स्मॉल डी का आपका 100 है। तो अब कोड है 65, इस 65 को इन लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आप प्रेस करते हो ए, तो ASCII में इसका कोड है 65। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 65 बाइनरी में आपके कितने सिंबल्स होते हैं, 0 और 1, 2 सिंबल्स होते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करो, 32 2 जा 64, रिमाइंडर आया 1, 2 16 2 जा 32, रिमाइंडर आया 0, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आया 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़िए, यानी ये वाला 1 पहले आएगा, फिर 1 2 3 4 5 5 0 हो गए आपके, और फिर 1। यानी जब आप कैपिटल ए प्रेस करते हो तो एक्चुअली कंप्यूटर इसको 1 0 0 0 0 0 1 पढ़ता है, और नीचे सफिक्स लगाता है 2, जो कि ये सिंबल डिनोट करता है कि ये बाइनरी है। चलिए इसको इग्नोर भी कर दीजिए तो भी इसको रीड करता है 1 0 0 0 0 0 1, इसको इस तरीके से रीड करता है। समझ में आ गया? तो ये आपका, जैसे आप ए प्रेस करते हो तो ये आपको बाइनरी में इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है, और इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, इसके ऊपर कैलकुलेशन होता है। तो जब अब दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है आपका जो पूरा का पूरा, जैसे आपने पाइथन पूरा प्रोग्राम लिखा, पूरा प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को वो कन्वर्ट कर देता है एक ही बार में बाइनरी में, एक ही बार में बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। यानी पूरा प्रोग्राम को एक ही बार में वो कन्वर्ट कर दे रहा है, और उसमें जहां भी गलतियां हैं वो बता दे रहा है कि देखिए भाई साहब आपकी यहां गलतियां हैं। और एक होता है जो लाइन बाय लाइन आपका कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन वो रीड करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो होल प्रोग्राम कंपाइलर का एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे टर्बो सी प्लस एक सॉफ्टवेयर आता है, सी और सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। तो उसकी का एक सॉफ्टवेयर होता है टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस, वो कंपाइलर होता है। और लाइन बाय लाइन जो होता है वो पाइथन का IDLE होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। IDLE का ये फुल फॉर्म होता है। तो लाइन बाय लाइन रीड करने का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मैं प्रोग्राम आपको रन करा के दिखा रहा हूं। मैंने इंटरेक्टिव मोड ओपन किया, फिर मैंने स्क्रिप्ट मोड ओपन किया, मैंने लिखा a = 34, फिर मैंने यहां पे मैं गलत टाइप कर रहा हूं, b = मैं कर दे रहा हूं 67, डबल क्या ट्रिपल कर दे रहा हूं, ठीक है। b = 67 जानबूझ के मैंने यहां पे गलती की है। c = a + b तीसरे लाइन पे गलती की है, और फिर मैंने प्रिंट c किया है, प्रिंट c किया है। इसको मैं सेव कर ले रहा हूं, Ctrl+S दबा के सेव कर लीजिए। पाइथन का नाम को एक फाइल का नाम दे दीजिए, ठीक है, olevel2.py, ये मैंने इसको सेव कर लिया और इसको रन कराया। F5 दबा के यहाँ पे आप यहाँ से भी रन करा सकते हो और F5 दबा के भी रन करा सकते हो। तो देखिए अब ये आगे नहीं बढ़ रहा है। पहला इसने लाइन पढ़ लिया a = 34, वो लाइन सही है। अब वो दूसरी लाइन पे अटक गया, बोला भैया ये आपका सिंटेक्स इनवैलिड है, ये गलत आपने लिखा है यहाँ पे। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको 2 लाइन हमने हटा दिया, ये 2 = हमने हटा दिया। अब सेव किया, अब वो तीसरी लाइन पे जाएगा, ठीक है। दिखेगा फिर कह रहा नेम C is not defined। जैसे हमने यहाँ पे इसको एक और = दे दो, सेव करो, रन कराओ।
तो देखिए पहला लाइन रीड कर लिया, अब दूसरा लाइन रीड कर लिया, अब तीसरे लाइन पर अटक गया। पूरी गलतियां एक साथ नहीं बता रहा है, ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको हटा देंगे, सेव करेंगे, तब वो आगे बढ़ेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। तो लाइन बाय लाइन जो रीड हो रहा है वो आपका यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर में रीड हो रहा है। अब वैसे सी तो आपके उसमें ओ लेवल में नहीं है, लेकिन 10 सेकंड का एक छोटा सा सॉफ्ट उसमें प्रोग्राम देख लीजिए कि कंपाइलर कैसे रन करता है। हर चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट टर्बो C++। छोटा सा प्रोग्राम ही लिखूंगा मैं, ठीक है। अभी सब आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, बस इसको तो अब ये छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे भी मैंने देखिए A=1, B=2 और इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं। मैं इसको रन करा रहा हूं, ठीक है, इसको रन करा रहा हूं। तो वो देखिए सारी गलती एक ही साथ बता रहा है कि देखिए भैया आपके प्रोग्राम में पूरा रीड कर लिया हूं मैं, 3 गलतियां हमें दिख रही हैं। वो कौन सी गलती है, अब आप प्रेस कीजिए, देखिए सारी गलती आपको एक साथ दिखा देगा। पूरा नीचे आपको देखिए पूरा गलती एक साथ दिखा देगा। तो आप सारी गलतियों को एक साथ आप सुधार लीजिए, एक साथ आप सुधार लीजिए, ठीक है, और इसको सेव करके फिर रन कराइए, तब आपका ये आउटपुट देगा। एक यहां पे सेमीकोलन छूट गया है, सेमीकोलन लगा दूं मैं सेव करा के। फिर रन कराया मैंने, तो फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं। बस ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कंपाइलर का एग्जांपल देना जरूरी है। और अब आप यहां रन कराएंगे तो अब यहाँ पे कंट्रोल F9 से आप रन करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंपाइलर का एग्जांपल हो गया। तो मैंने आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बता दिया, जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ के सारी गलतियों को एक साथ दिखाता है। वो उस तरह का जो लैंग्वेज कन्वर्टर होता है उसको हम लोग कंपाइलर कहते हैं, और जो लाइन बाय लाइन रीड करके आगे बढ़ता है उसको हम इंटरप्रेटर करते हैं। तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर है, जिसका एक सॉफ्टवेयर का नाम है आइडियली, जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो बाइनरी लैंग्वेज का भी एक छोटा सा चीज मैंने बता दिया कि बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया हाउ टू यूज पाइथन, ये मैंने बता चुका है। राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ये कल मैं आपको बता चुका हूं। यूजिंग कमेंट्स, अब कमेंट्स क्या होता है, देखिए आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं, कोई नया प्रोग्रामर आया और वो उसने आपका प्रोग्राम ओपन कर लिया, तो हो सकता है उसको वो चीजें समझ में ना आए, कुछ चीजें उसको समझने में दिक्कत हो। तो कमेंट पाइथन प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जो लिखा तो जाता है स्क्रिप्ट मोड में, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको दिखा रहा हूं कमेंट, कमेंट को लिखा जाता है जैसे हैश आपने स्टार्ट कर दिया, फिर लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स। अब ये जो पहला लाइन है, इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको किसी बाइनरी का लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा। नीचे वाला सब कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसको सेव करा के रन करा दीजिए, तो देखिए आपका आंसर 101 आ रहा है। तो ये जो होता है ये खाली एक रिमार्क की तरह होता है, सम ऑफ 2 नंबर्स एक रिमार्क की तरह है। ये कमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होता प्रोग्राम में। तो 2 तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट ये देखिए हैश से स्टार्ट होता है, मल्टी लाइन कमेंट आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कीजिए, फिर लिखिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। तो देखिए मैंने 2 लाइनें में अपने कमेंट्स लिखी हैं, 2 लाइन में मैंने अपना कमेंट लिखा है, और ये इसका रंग देखिए अलग हो गया। और जब फिर यहाँ पे मैं प्रिंट ए प्रिंट बी कराऊंगा तो इसका कलर वापस जैसा पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, ठीक है।
इसको सेव कर लीजिए। तो ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट को ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं और इसको रन करा दीजिए। रन कराएंगे आप तो ये प्रोग्राम आपका रन करा देगा एक, ठीक है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पे ए कर रहे हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है 34, जब प्रिंट बी कर रहा है तो बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है, लेकिन ये कमेंट नहीं पढ़ रहा है, कमेंट को इंटरप्रेटर ने रीड नहीं किया। ये सिर्फ जो प्रोग्रामर होता है उसकी मदद करने के लिए होता है कमेंट। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद अगला टॉपिक है पाइथन इंडेंटेशन। ये देखिए टॉपिक अभी थोड़ा सा पहले आ गया है, जिन्होंने भी ओ लेवल की डिजाइनिंग की है ये हम लोग थोड़ी से बाद में पढ़ेंगे। अभी अगर मैं आपको बताऊंगा, चलिए अच्छा मैं बता ही देता हूं। इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 34, b इज इक्वल टू 67 और मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस b। अब यहां पे मैंने लिखा इफ, एक ये प्रोग्राम है, अभी इसको मैं इफ एल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। इफ c की वैल्यू आपकी अगर 100 से ज्यादा है तो यहाँ पे मैंने देखिए कॉलन सिंबल लगाया, यहाँ पे कॉलन सिंबल लगाया, 2 बार डॉट है ना ऊपर नीचे, इसको कॉलन सिंबल कहते हैं। और जब मैं एंटर करूंगा तो एक स्पेस छोड़ के कर्सर ब्लिंक करेगा। ये देखिए कर्सर ब्लिंक यहां से कर रहा है, ये इतना स्पेस छोड़ दे रहा है। फिर मैं यहां लिख रहा हूं प्रिंट c वैल्यू इज मोर देन 100 और उसके बाद देखिए फिर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मुझे वापस जाना होगा तो मैं ऐसे जाऊंगा, एल्स प्रिंट c वैल्यू इज लेस देन 100। अब इस प्रोग्राम को रन करा लीजिए, इसको सेव कराइए, ठीक है। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं और इसको फिर F5 कर दीजिए। तो ये देखिए c वैल्यू इज मोर देन 100। तो इस प्रोग्राम में ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस आ रहा है, इतना स्पेस जो हम लोग छोड़ के लिख रहे हैं, इसी को इंडेंटेशन कहा जाता है, इसी को इंडेंटेशन कहा जाता है। अब ये होता क्या है, इंडेंट या फिर इंडेंटेशन कहा जाता है। अब ये होता क्यों है, देखिए आपने देखा होगा कि इस a और b को जोड़ने पे वैल्यू आपकी 101 आ रही है। तो ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 है और ये कंडीशन नंबर 2 है। दोनों में से कोई एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। तो कंडीशन नंबर 1 सही है क्योंकि c की वैल्यू 100 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो गई और इसका ये आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये कंडीशन आपकी गलत है तो इसी वजह से ये आपका एग्जीक्यूट नहीं किया। तो जहां कंडीशन वाला प्रोग्रामिंग आ जाता है, ठीक है, वहां पे हम लोग इंडेंटेशन लगाते हैं। ये बताने के लिए एक सेकंड आपको चीज एक्सप्लेन कर दूं, और ये बताने के लिए कि ये जो लाइन है, ये जो आप लाइन लिखे हो, ये इस कंडीशन को बिलोंग करता है। ये बताने के लिए कि ये लाइन इस कंडीशन को बिलोंग करता है कैसे, कि एल्स के बाद देखिए अगले लाइन में हमने स्पेस छोड़ के लिखा है, तो ये बताता है कि ये लाइन एल्स को बिलोंग करता है। यानी एल्स वाला कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूट करने का मतलब रन नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इंडेंटेशन थोड़ा सा जल्दी हो गया है, इंडेंटेशन का अभी टॉपिक थोड़ा सा बाद में आएगा आप लोगों का, जब हम लोग आगे थोड़ा सा पाइथन का और इन डेप्थ पढ़ेंगे। अब आती है बात टोकन्स की, ठीक है, टोकन्स की। अब टोकन क्या होता है, तो टोकन क्या है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम, जिसको हम टोकन या लेक्सिकल यूनिट कहते हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये देखिए ये आपका टोकन है, ये आपका टोकन है, ये भी आपका टोकन है, ये भी आपका टोकन है। ये जो इक्वल टू सिंबल है ये भी आपका टोकन है, ये भी आपका टोकन है जो C आपने लिखा है।
किसी भी प्रोग्राम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम टोकन कहते हैं। जैसे आप लिखते हो ना, इंग्लिश में लिखते हो हेलो, तो एक इंग्लिश जब लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो ये जो एच होता है, कैरेक्टर होता है ना, सबसे छोटा, इससे नीचे तो नहीं हो सकता ना कुछ, इससे ज्यादा अगर आप ब्रेक करना चाहेंगे, जैसे एच, हेलो को आपने एच ई एल एल ओ, ये अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो एच जो है ऐसे समझो कि ये टोकन हो गया। ठीक, तो किसी भी प्रोग्राम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसके आगे इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको हम टोकन कहते हैं या लेक्सिकल यूनिट कहते हैं। और कई सारे टोकन्स को मिला के ही आपका प्रोग्राम बनता है। टोकन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? पहला तरीका होता है कीवर्ड। दूसरा टोकन होता है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स, आपको उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। टाइप करने से अच्छा है और कि मैं आपको अपने छोटे छोटे नोट्स के तौर पे ये सब चीज समझाऊं। तीसरा है लिटरल्स। चौथा है आपका ऑपरेटर्स। और 5वां है आपका पंक्चुएटर्स। मैं एक एक करके ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। आपके बुक में भी दिया हुआ है लिटरल, वेरिएबल। अच्छा, इसको जो है इसी को वेरिएबल भी कहते हैं। आइडेंटिफायर्स को ही वेरिएबल्स भी कहते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा कलर चेंज करके, वेरिएबल्स, इसी को वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये जो है ये आपका वेरिएबल है, जो मैंने प्रोग्राम में बताया था आपको पहले। और 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ये एक तरीके का लिटरल है। ये भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, और इक्वल टू जो सिंबल है या प्लस सिंबल है, ये आपका ऑपरेटर है। ये आपका ऑपरेटर है। तो देखिए 3 टोकन्स तो मैंने आपको ही समझा दिए। ठीक है, उसके बाद तो अब इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स पे। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा रिजर्व किए जाते हैं, जिसका मतलब इंटरप्रेटर को पहले से पता होता है। जैसे आप ये प्रोग्राम रन करा रहे हो, पाइथन का मैंने ये प्रोग्राम रन कराया, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो यहां पे आपको इफ दिख रहा होगा, इफ। ठीक है, तो ये जो इफ है और यहां पे आपको एल्स दिख रहा होगा, एल्स है। इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर कौन सा हो गया? आइडियली सॉफ्टवेयर जिसमें मैं प्रोग्राम रन करा रहा हूं, इस सॉफ्टवेयर को इन दोनों शब्दों का मतलब पहले से ही पता है कि जब भी इफ एल्स लग गया तो या तो इफ वाला रन करेगा या तो एल्स वाला रन करेगा। दोनों एक साथ रन नहीं करेगा, दोनों प्रोग्राम एक साथ रन नहीं करेगा। दोनों कि ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाए और ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों में से कोई एक रन करेगा। तो ये एक रन करेगा, ये चीज पहले से ही इंटरप्रेटर को पता है। ये इंटरप्रेटर को ये चीज पहले से ही पता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसी तरीके से और भी रिजर्व वर्ड होते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। जैसे फॉल्स एक आपका रिजर्व वर्ड होता है, ट्रू एक रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, आपका फॉर एक रिजर्व वर्ड होता है, वाइल एक रिजर्व वर्ड होता है। ओके, तो करीब 33 रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब पाइथन को पहले से ही पता होता है कि इनका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो एक एक करके हम जानेंगे। तो रिजर्व वर्ड को जो है पाइथन इंटरप्रेटर पहले से ही जानता है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर अगला है, तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आपका हो चुका है। अगला है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? तो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये जो ABC हम लोग लिख रहे हैं, इसको आइडेंटिफायर कहा जाता है।
ठीक है, यानी वेरिएबल का नाम जो प्रोग्रामर अपने मन से रख रहा है। ठीक है, ये प्रोग्रामर अपने मन से रख रहा है, ये कुछ भी रख सकता है। जैसे आप देखिए, जैसे मेरा नाम सत्यजीत है, तो मैंने यहां लिखा सत्या इज इक्वल टू 34, जीत इज इक्वल टू 67, ठीक, और सत्यजीत, तो ये मैंने अपने मन से लिख दिया यहाँ पे, ठीक। और फिर यहाँ पे सत्यजीत की वैल्यू अगर 100 से ज्यादा है तो ऐसे करके आप मैंने ऐसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया दिखाने के लिए कि वेरिएबल या आइडेंटिफायर, इसका कोई भी नाम प्रोग्रामर अपने मन से रख सकता है। मैं अपने मन से रख सकता हूं, आप भी प्रोग्राम जब रन कराइएगा तो अपने मन से कुछ भी नाम रख दीजिए। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको भी बता दे रहा हूं। अब इसको आप रन कराइए, देखिए प्रोग्राम आपका रन करेगा। नेम इज नॉट डिफाइंड, देख लेता हूं मैं। हाँ, सत्या प्लस जीत होगा यहाँ पे, नेम यहाँ पे SATYA और यहाँ पे आपका जीत होगा, ठीक है। इसको सेव करा के रन करा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो प्रोग्राम रन कर रहा है आपका। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो सी है ही नहीं, सी भी प्रिंट कर रहा, तो वो मैं बताऊंगा अभी आपको बाद में, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखने के लिए सत्यजीत वैल्यू इज मोर देन 100, ऐसे थोड़ा सा फनी हो गया ये हल्का सा सेव करा के रन करा लीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। तो कीवर्ड का नाम या आइडेंटिफायर का नाम यानी वेरिएबल का नाम प्रोग्रामर अपने मन से कुछ भी रख सकता है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? ठीक है, कि आइडेंटिफायर, इसको आइडेंटिफायर कहिए या इसको वेरिएबल नेम कह दीजिए, दोनों का मतलब सेम है, तो मैं आइडेंटिफायर बोलूंगा। आइडेंटिफायर का पहला है कि ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, इट नॉट शुड बी कीवर्ड, इट नॉट शुड बी कीवर्ड। पहला, जो 33 कीवर्ड्स दिए हुए हैं उन 33 कीवर्ड्स को आप वेरिएबल या आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लिखता इफ इज इक्वल टू 2, एल्स इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू इफ प्लस एल्स, तो ये आपका एरर थ्रो कर देता, ये आपका एरर थ्रो कर देता। कहता भैया गलत है, क्यों? क्योंकि बोलता कि भैया ये तो आपका रिजर्व वर्ड है, ये आपका रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड को आप वेरिएबल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहला चीज, इट नॉट शुड बी कीवर्ड, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिफायर का जो बनाया जाएगा उसको किसी लेटर के थ्रू बनाया जाएगा, यानी ABC, स्मॉल ABC ऐसे, या फिर किसी नंबर के थ्रू बनाया जाएगा 10 से लेके 9 तक, या फिर स्पेशल सिंबल के नाम पे, स्पेशल सिंबल के नाम पे सिर्फ अंडरस्कोर को अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है। एट द, ये अलाउड नहीं है कि एट द रेट आपने इस्तेमाल कर लिया, डॉलर सिंबल आपने इस्तेमाल कर लिया, हैश आपने इस्तेमाल कर लिया, ये सब अलाउड नहीं है। स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। तो कुछ आइडेंटिफायर्स के नाम मैं यहां पे आपको बता दे रहा हूं, जैसे हेलो, ये आपका ये वेरिएबल का नाम हो सकता है, HELLO ये नाम हो सकता है, लेकिन $1 ये नहीं हो सकता, HE@1 ये भी नहीं हो सकता। तो 2 नियम आपको मैंने बता दिया। तीसरा नियम ये था कि किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत नंबर से नहीं हो सकती, ठीक है। आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। 3 नियम मैंने बता दिए आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम रखने के लिए। नंबर से शुरू नहीं हो सकता, यानी 1 हेलो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ हेलो 1 रख सकते हैं, हेलो 1 रख सकते हैं। नंबर बाद में हो सकता है लेकिन शुरू में नहीं हो सकता। अंडरस्कोर पहले आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको दोनों करके दिखा दे रहा हूं, ये धड़ाधड़ एक छोटा सा प्रोग्राम, सब चीज मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने लिखा, अगर जैसे इफ इज इक्वल टू 2, रिजर्व वर्ड को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एल्स इज इक्वल टू 4, और मैंने लिखा सी इज इक्वल टू इफ प्लस एल्स और प्रिंट कर दिया। देखिए रिजर्व, अगर रिजर्व कीवर्ड है ना तो अपने आप देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा, प्रिंट सी, ये देखिए मैंने सेव किया। अब आपका जैसे ही मैं रन कराऊंगा एरर थ्रो करेगा, बोलेगा भैया इनवैलिड सिंटैक्स, ये हो ही नहीं सकता, गलत है ये। तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पे आइडेंटिफायर का नाम दोगे, जैसे ए इज इक्वल टू
और फिर यहाँ पे आपने b इक्वल टू, क्योंकि ये a और b तो रिजर्व वर्ड है नहीं, ठीक, और प्रिंट सी आप सेव कर लोगे, रन कराओगे तो ये आपको 6 कर देगा। अच्छा, रिजर्व वर्ड्स के जो 33 रिजर्व वर्ड्स हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं। मैं इस कंटेंट को बहुत ही ब्रीफ में रखना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन, मतलब हर रिजर्व वर्ड को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वो आगे चल के प्रोग्रामिंग में एक एक करके जब भी रिजर्व वर्ड आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे जैसे आपने लिखा अंडरस्कोर, जैसे मैंने लिखा H_ELLO, ये आप रख सकते हैं। अंडरस्कोर B, ये भी आप रख सकते हैं। लेकिन 1C अगर आप रखने जाएंगे तो फिर एरर थ्रो करेगा। देखिए 1C पे एरर थ्रो कर रहा है। हाँ, C1 अगर करने जाएंगे तो आपका एरर नहीं थ्रो करेगा, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। नेम ए इज नॉट डिफाइंड, यस, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, यस, इट इज करेक्ट। मुझे यहाँ पे H_ELL को करना चाहिए था और यहाँ पे _B करना चाहिए था। सेव कर लिया, मैं रन कराता हूँ। ये देखिए प्रोग्राम, नेम C इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, क्योंकि C1 है। सही बात है, इसको रन कराओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आपकी रन कर गई। तो आइडेंटिफायर के 3 मैंने नियम बता दिए आपको कि पहला ये जो है किसी भी, ये आपका कीवर्ड नहीं बन होना चाहिए। दूसरा है ये कि आपका जो है लेटर, नंबर और अंडरस्कोर से ही बनना चाहिए। तीसरा ये है कि किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम आपका नंबर से शुरू ना होके कोई कैरेक्टर या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जैसे अगर आपसे पूछे कि ये आपके एग्जाम में आ जाए कि आपका जैसे HELLO, तो ये आप बोलेंगे नहीं ये गलत है, ये हाइफन आपका अलाउड नहीं है। वही HE_LLO ये आपका अलाउड है, ये आपका अलाउड है। तो ये आपका आइडेंटिफायर हो गया। तो 2 चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरा चीजें क्या है, लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या है, लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है। जैसे आप लिखते हो ना, अभी छोटे ही से प्रोग्राम में हम लोगों ने सब देख लिया, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। जैसे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को हम लोग लिटरल्स कहते हैं, इसी को हम लोग लिटरल्स कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना प्रिंट, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं हेलो, तो ये सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो इसी को हम लोग लिटरल्स कहते हैं, इसी को हम लोग लिटरल्स कहते हैं। क्योंकि पूरे प्रोग्रामिंग के दौरान इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पूरे प्रोग्राम के दौरान लिटरल की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो लिटरल्स आपके कितने तरह के होते हैं, पहला होता है आपका स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका न्यूमेरिक लिटरल, तीसरा है आपका बुलियन लिटरल। बुलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स, बुलियन लिटरल, ठीक है। और फोर्थ होता है आपका एक नन, NONE, ये भी आपका एक लिटरल है। अब स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है ये देखिए, मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखा रहा हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो, तब भी प्रिंट करेगा। फिर मैंने लिखा प्रिंट, फिर यहां मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हेलो, तब भी आपका प्रिंट करेगा। और ठीक है, और इसको सेव करा के रन कराओ, देखिए दोनों में प्रिंट करेगा हेलो हेलो। तो डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में अगर आप जो चीज लिखते हैं, ठीक है, मैं स्ट्रिंग लिटरल के बारे में बता रहा हूं आप लोग, इसको मैं स्ट्रिंग लिटरल के बारे में बता दूं। बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो चीज लिखते हैं वो सेम टू सेम वैसी उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट होती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। जैसे कि प्रिंट आपने लिख दिया, ब्रैकेट में आप कुछ भी लिख देंगे, अगर आप यहां तक कि स्माइली सिंबल भी बनाएंगे, ये स्माइली सिंबल है, ठीक है, तो इस तरीके से वो आपका प्रिंट भी कर देगा। आप देख लीजिए, मैंने लिखा प्रिंट, अब स्माइली सिंबल है, मैंने ये बनाया,
फिर हाइफन दिया, फिर एक स्माइली दे दिया। पहले लोग जब कीपैड वाला मोबाइल आता था तो इसी तरीके से स्माइली सिंबल बनाते थे। सेव कर लिया, रन करा दीजिए, तो देखिए स्माइली सिंबल आ गया। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप कुछ भी लिख दीजिए तो वो आपका स्ट्रिंग लिटरल होता है और वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जो है दो तरह के स्ट्रिंग लिटरल होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए हम लोग जैसे कि सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लिख दिया तो ये आपका हो गया। ठीक है, और मल्टी लाइन के लिए क्या होता है, दो तरीके होते हैं, इसमें दो तरीके से लिखा जाता है। या तो किसी चीज को ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, जैसे लिखिए HELLO, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, या फिर इसको लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में HELLO, फिर आप एक हाइफन का सिंबल इस्तेमाल कर लीजिए और वर्ड लिख लीजिए। या फिर सिंगल, देखिए मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों सेम तरीके से बिहेव करता है, सेम बिहेवियर है, सेम बिहेवियर। ठीक है, तो सेम बिहेवियर है इनका। ठीक है, और ट्रिपल और तो इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक, आइए इसको मैं आपको रन करा के दिखा दूं, सभी चीज रन करा के दिखा दे रहा हूं मैं। जैसे ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, अब इसी चीज को आप लिखो, यहां पे मैंने लिखा, यहां पे क्लिक करके वर्ल्ड, और यहां पे भी मैंने वर्ल्ड। ठीक, और यहां पे मैंने ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के में लिखा HELLOWORLD वर्ल्ड, और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि यहां आपने ब्रैकेट लगाया था। सेव करो, रन कराओ प्रोग्राम, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको मैंने दो तरह के लिटरल्स बता दिए, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। फिर आता है आपका न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल में जैसे आप लिखते हो A=4, तो ये नंबर ही तो है, तो ये न्यूमेरिक लिटरल है। B=7, तो ये न्यूमेरिक लिटरल है। C=A+B, तो यहां पे वैल्यू जोड़ के जो आंसर आएगा वो भी आपका न्यूमेरिक लिटरल रहेगा। ठीक है, तो आप A=4 लिख सकते हो, तो A=4.2 भी लिख सकते हो, B=7.9 भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया, आपका डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो ये सब के सब न्यूमेरिक लिटरल के अंदर आते हैं, डेसिमल फॉर्म में है लेकिन है तो एक नंबर ही, तो ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। ओके, डेसिमल को यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसको डेसिमल से, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल को हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल भी कहते हैं। ओके, और इसमें एक तीसरा भी आता है जो बहुत यूज नहीं होता है, लेकिन आप लोग बस जान लीजिए, ज्यादा यूज होता नहीं है, कॉम्प्लेक्स लिटरल, कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल। ज्यादा यूज होता नहीं है इसको, जैसे A+BJ के फॉर्म में जो रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2+3J, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर, तो ये भी आपका न्यूमेरिक लिटरल के रूप में आता है। जैसे आपने लिख दिया, अगर मान लीजिए _HE=2+3J, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी आपका एक लिटरल है। इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दूं थोड़ा सा, आप लोग 1 मिनट 30 सेकंड्स लूंगा आपका। जैसे आप लोग -4 लिखते हो, ठीक है, तो ये आपका एक इमेजिनरी नंबर है, इसको आप कभी भी इवेलुएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको आयोटा के तौर पे हम लोग शो करते हैं, जैसे जो भी अंडर, जैसे माइनस आपका 6, आपका -9 हो गया, तो ये इमेजिनरी नंबर है। चलो, बहुत हो गया मैथ का लेसन, नाउ लेट्स मूव टू द कंप्यूटर अगेन।
तो ये आपके तीन तरह के न्यूमेरिक लिटरल होते हैं। एक होता है नंबर लिटरल, एक इंटीजर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, INT, ठीक, इंटीजर। एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट लिटरल। तो तीन आपके यहां पे हो गए, ठीक है। अगला आपका जो लिटरल है वो आपका है लिटरल। जैसे आप लिखते हो A इज इक्वल टू ट्रू, B इज इक्वल टू फॉल्स, तो आप ये कोई कैरेक्टर तो है नहीं, स्ट्रिंग तो है नहीं कि आपने किसी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा, आपने डायरेक्ट लिख दिया और ये एक तरीके का वर्ड है। तो ये ट्रू फॉल्स जो है ये आपका बूलियन लिटरल में आता है, बूलियन लिटरल में आता है। इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती पूरे प्रोग्राम के दौरान। और फिर एक होता है नन, चौथा लिटरल, ठीक है। नन का मतलब है कि जब कोई भी वैल्यू ना हो रही हो, आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते। देखिए असाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे A इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये 2 वैल्यू असाइन हो गई इस वेरिएबल को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन ना हो तो वहां पे हम लोग नन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला लिटरल होता है, तो आपको मैंने यहां पे स्ट्रिंग लिटरल बता दिया, यहां पे मैंने आपको न्यूमेरिक लिटरल बता दिया। न्यूमेरिक लिटरल में भी आपके तीन होते हैं, एक होता है इंटीजर लिटरल, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्लोट, और एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगला हो गया आपका बूलियन लिटरल, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगला होता है आपका नन। तो ये 4 लिटरल्स होते हैं। इसके बाद टोकन्स का अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग फिर अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।